नमस्कार। लक्ष्य क्लासेज बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर कक्षा 12 मानव भूगोल के जो नोट्स हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी की बातचीत आपके सामने बढ़िया अच्छी तरीके से करेंगे। मुझे ऑनलाइन क्लासें लेनी पड़ती है, जहाँ दूसरी जगह मैं पढ़ाता हूँ वहाँ मेरे को वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन वीडियो को आपके लिए भी पब्लिश कर दिया जाए। तो अपन लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपकी 12वीं की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नोट्स की बातचीत करेंगे, जैसे भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, तो इसमें आपके बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपन तैयारी करेंगे और उनसे संबंधित नोट्स और उनसे संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सब की चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में आप अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर पर जा कर के एक चीज़ सर्च करनी है जिसका नाम है टेलीग्राम। आप टेलीग्राम ओपन कर लेना और टेलीग्राम के अंदर लक्ष्य क्लासेज बालोतरा लिखना, आपको चैनल ओपन हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना ताकि इन सभी नोट्स की PDF आपके सामने वहाँ प्राप्त हो जाएगी, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर अपन आपकी कक्षा 12 की पुस्तक मानव भूगोल के पहले अध्याय की बातचीत करेंगे जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आप आराम से कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा और वीडियो को लैंडस्केप कर लीजिएगा, यानी आड़ा कर लेना है, फिर क्वालिटी बढ़ा लीजिए और आवाज़ भी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और आराम से ऐसी जगह बैठ के सुनना है इस पूरे वीडियो को जहाँ किसी प्रकार की कोई अन्य आपको बाधित करने वाली आवाज़ नहीं आए, जिससे कि आप इस पाठ को एक बार में ही अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे सामान्य परिचय, यानी आपकी जो 12वीं की जो भूगोल है उसके बारे में सामान्य परिचय की बात करेंगे। इतने दिन पहले आप 11वीं कक्षा में थे, तो 11वीं कक्षा में आपके भूगोल की अलग पुस्तक थी। अब आप 12वीं कक्षा में आ गए हो तो आपके लिए अलग पुस्तक है। ठीक है, जैसे कि एक मिनट, हाँ, जैसे कि अपन सामान्य परिचय में देखें तो आपकी कक्षा 12 के अंदर भूगोल विषय के अंदर 2 किताबें हैं। एक तो है मानव भूगोल और दूसरी है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। जैसे कि आपको इस फोटो के माध्यम से दिख रहा होगा कि यानी आपके पास ये 2 किताबें हैं। अपन बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आपके किसी भी प्रकार का मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं हो कि आखिर हमारे पास में क्या किताबें हैं और किस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं एक एक चीज़ को अच्छे से। तो आपको इस चित्र में अच्छे से दिख गया होगा। ठीक है, और दूसरी जो आपकी किताब है जिसका नाम है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, जो इस तरीके से है। आप अपना जो बैग है उस बैग की पुस्तकों में से आप ढूंढेंगे तो आपको इस तरीके की 2 किताबें मिलेगी। उसमें से जो सबसे पहली पुस्तक है ये 1 नंबर वाली, इसकी अपन पहले बातचीत करेंगे। तो आपने कक्षा 11 के अंदर जो किताब पढ़ी थी उसका नाम था भौतिक भूगोल, और अभी जो आप कक्षा 12 के अंदर जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मानव भूगोल। तो थोड़ा सा अपने 11वीं वाली पुस्तक के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आपको मेरी लैंग्वेज बढ़िया अच्छे से समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता देना कि सर आप पूरा प्रॉपर हिंदी के अंदर ही बताएं। हमारे को ये थोड़ी सी आपकी मारवाड़ी के साथ में अपभ्रंश जैसी लग रही लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, तो कक्षा 11वीं के अंदर आपने जो किताब पढ़ी थी उसका नाम था भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल के अंदर सारी भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया था, जिसमें महासागर है, महाद्वीप है, पहाड़ी है, नदियां हैं, जलवायु है, मिट्टी है, वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर पढ़ी थी। यानी कुल मिला के ऐसी चीज़ें जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ था, वो सारी की सारी चीज़ें आपने इस कक्षा 11 वाली पुस्तक के अंदर पढ़ा था। अब आप जो ये मानव भूगोल पढ़ोगे, इस मानव भूगोल के अगर अध्ययन क्षेत्र की बात करें कि भाई ये मानव भूगोल है वो किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है, तो जनसंख्या, आर्थिक क्रिया, परिवहन और व्यापार, यानी ऐसी क्रियाएं जो मानव की दैनिक क्रियाओं या ऐसे कह सकते हैं मानव से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी क्या होगी, मानव भूगोल के अंतर्गत आएगी। और अपने पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट का नाम मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है, और इसके ब्लूप्रिंट की बात करें
तो इसके अंदर से टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 ही अंक के पूछे जाएंगे, यानी 3 प्रश्न 3 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की संभावना है और अति लघुतरात्मक प्रश्न आने की संभावना है और लघुतरात्मक प्रश्न आने की संभावना है। अपन आपके सारे जो चैप्टर है, सारे जो अध्याय है, सारे जो पार्ट है, उनको एक इसी फॉर्मेट में देखेंगे कि ये कितने नंबर का है और कितने सवाल आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला मन में सवाल यही है कि भूगोल क्या है। भाई भूगोल विषय पढ़ रहे हैं तो मन में शब्द भी यही ढूंढ रहा हो, ये गूंज रहा होगा कि आखिर भूगोल है क्या। तो भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जो पृथ्वी के आंतरिक व बाहरी स्वरूप के साथ साथ राजनीतिक विभागों का अध्ययन करता है। मतलब कि भाई ये भूगोल एक ऐसी किताब है, शास्त्र का मतलब हो गया भाई किताब, अपने लिए तो किताब ही है। तो एक ऐसी किताब है जो पृथ्वी के आंतरिक व बाहरी स्वरूप, आंतरिक का मतलब है ये इस तरीके की जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। जैसे कि आप मान लो भूकंप की जो गतिविधियां हैं वो पृथ्वी के अंदर होती है। दूसरा मान लो आप ज्वालामुखी जो फटती है वो पृथ्वी के आंतरिक क्रियाओं से संबंधित है। तीसरा मान लो आप सियाल, सीमा, निफे, ये आपने पढ़ा होगा। और दूसरी बात करें तो वो जो लावा आपका निकलता है पृथ्वी के अंदर से, वो भी एक पृथ्वी की आंतरिक क्रिया है। या फिर ऐसे कहें कि खनिज पदार्थ, ऐसी गतिविधियां जो पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप। दूसरी बात करें बाहरी स्वरूप, बाहरी स्वरूप के अंदर आपके पहाड़ आ गया, पठार आ गया, नदी आ गई, मैदान आ गया, वो सारी चीजें। और उसके साथ साथ राजनीतिक विभाग, राजनीतिक विभाग का मतलब हो गया जैसे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 82,87,263। कितने राज्य हैं, राज्यों की सीमाएं क्या है, राज्यों का क्षेत्रफल क्या है, राज्यों की भौगोलिक दृष्टि क्या है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो अपन भूगोल में पढ़ते हैं। तो आपके एक लाइन में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जो पृथ्वी के आंतरिक व बाहरी स्वरूप के साथ साथ राजनीतिक विभागों का भी अध्ययन करता है। अब यहाँ पे आपको आपके मन में आंतरिक स्वरूप भी याद होने चाहिए पृथ्वी के, और बाहरी स्वरूप भी याद होने चाहिए कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पे कौन सी आकृतियां बनी हुई है, उसका भी अध्ययन भूगोल में करते हैं। और आंतरिक भाग में कौन सी आकृतियां बनी हुई है उसका भी अध्ययन भूगोल में करते हैं। और उसके साथ साथ राजनीतिक विभागों का अध्ययन भी भूगोल के अंदर करते हैं। तो पहली लाइन क्लियर। उसके बाद में कि यह एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, अनुभाविक एवं व्यवहारिक है। समाकलनात्मक का मतलब क्या होता है? समाकलनात्मक का मतलब होता है इसमें एक से अधिक विषय शामिल है, ठीक है ना। जैसे कि भूगोल के अंदर अपन क्षेत्रीय भूगोल भी पढ़ते हैं और राजनीतिक भूगोल भी पढ़ते हैं। इस तरीके से बहुत सारे भूगोल के विषय इसमें शामिल है। भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। और दूसरी बात, भूगोल क्या कहता है कि ये जो पृथ्वी है वो एक प्रकार से मानव का घर है, ठीक है। भूगोल द्वैतवाद पर आश्रित है, जैसे कि प्रादेशिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, निश्चयवाद, संभववाद, इस तरीके से। यानी भूगोल के साथ में दो दो विषय साथ में चलते हैं। यानी भूगोल जो है वो द्वैतवाद पर आश्रित है। आपको अगर प्रश्न पूछ सकते हैं कि भूगोल में द्वैतवाद से क्या तात्पर्य है, तो आप लिखोगे जैसे कि प्रादेशिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, निश्चयवाद, संभववाद, इस तरीके से। और निश्चयवाद और संभववाद क्या है ये अपन आगे थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन भी आपके भूगोल के अंदर किया जाता है। उसके बाद में भूगोल शब्द का अर्थ, यानी भूगोल आखिर है क्या। तो देखो, भूगोल के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भू अर्थ धन गोल, यानी भू धन गोल अर्थात पृथ्वी गोल है, ये तो है शाब्दिक अर्थ। व्यापक अर्थ की बात करें तो ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। दूसरा है ग्रीक, जिसका अर्थ होता है ग्राफ, जिसका टोटल अर्थ होता है लिखना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन, लिखना या वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन। साइरेन इरेटोस्थनीज यूनान के भूगोलवेता है, इनको भूगोल का जनक माना जाता है और इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है, वो भी आपके यूनान से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके दो कंफ्यूजन वाले सवाल पैदा हो गए, सर क्या आप भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को भी बता रहे हो और हिकेटियस को भी बता रहे हो। देखो, इरेटोस्थनीज पहला व्यक्ति था जिसने भूगोल शब्द दिया था, जिसने, यानी भूगोल कुछ होता है या ज्योग्राफी जो शब्द है
वो सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने दिया था। लेकिन भूगोल से संबंधित सबसे पहला जो मॉडल बनाया था वो बनाया था इकेटियस ने। ऐसा मान लो कि इकेटियस ने इस तरीके का एक चार्ट बनाया, उसके अंदर यहाँ कोई महासागर बता दिया, ठीक है, यहाँ उसने कोई देश बना दिए इस तरीके से और ये मॉडल दे दिया। इसी की वजह से इकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। लेकिन अगर भूगोल शब्द के पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो आपका कौन होगा? साइरियन इरेटोस्थनीज। ये भी आपके यूनान से संबंधित है और इकेटियस भी यूनान से संबंधित है। और इसके अंदर आप इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं कि ये दो शब्दों से बनाया, जियो तथा ग्राफ्स, ठीक है ना। पृथ्वी वर्णन करना अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। अगर बड़ा प्रश्न आता है तो उसके अंदर इस तरीके से चार्ट बना के लिख सकते हैं। बाकी छोटा प्रश्न आता है तो भी आपको इस तरीके से चार्ट बना के लिखना है, ताकि आपको एग्जामिनर खुशी खुशी आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। अब बढ़े आगे। यहां तक इतना क्लियर? कोई किसी के कंफ्यूजन नहीं भूगोल शब्द में? चलो, कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमारे को कमेंट करके बता देना, हम आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में भूगोल का उद्भव। देखो, भूगोल का उद्भव 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ था और आधुनिक भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल है, जो जर्मनी से संबंधित है और इनकी पुस्तक जो है वो एंथ्रोपो जियोग्राफी है। तो आपके सामने 3 जनकों की बातचीत हुई है। सबसे पहले भूगोल शब्द दिया इरेटोस्थनीज ने, भूगोल का जनक इकेटियस, और आधुनिक मानव भूगोल का जनक या आधुनिक भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल। जर्मनी से पुस्तक का नाम एंथ्रोपो जियोग्राफी। कौन सा ग्राफी? एंथ्रो। कौन सा पो? पो। कौन सा जियो? जियो। कौन सा ग्राफी? ग्राफी। यानी एंथ्रोपो जियोग्राफी पुस्तक कौन लिख रहा है? फ्रेडरिक रेडजेल, जो जर्मनी से संबंधित है और इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का पापा कहा जाता है। भूगोल का पापा इकेटियस है और भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो करने वाला व्यक्ति है उसका नाम इरेटोस्थनीज है। और इरेटोस्थनीज और इकेटियस ये दोनों के दोनों जो है वो आपके यूनान से संबंधित है, लेकिन फ्रेडरिक रेडजेल आपके जर्मनी से संबंधित है। आगे बात करें भूगोल की 2 शाखाएं, यानी भूगोल की 2 शाखाएं कौन कौन सी है। यानी मान लो कि ये एक आदमी है, यानी भूगोल क्या है? मान लो ये भूगोल है, यानी ये आदमी क्या है? भूगोल है। और एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, तो ये इस तरीके से 2 हाथ, तो इस 2 हाथ का मतलब हो गया इसकी 2 शाखाएं। कौन कौन सी शाखा है? एक तो है मानव भूगोल और एक है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को ही प्राकृतिक भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो 2 शाखाएं हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम के माध्यम से दिख रहा है, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करेंगे भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी भूगोल की एक शाखा है जिसमें क्या किया जाता है? पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। अब मैं आपको भौतिक स्वरूप में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको भौतिक स्वरूप के बारे में मैं ऊपर 2 बार बता चुका हूँ। भौतिक स्वरूप का मतलब मन में सोचो फटाफट, कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी चीजें जिनका निर्माण हुआ है भौतिक प्रकृति से, और वो चीजें आपकी पूरी की पूरी माइंड में आनी चाहिए। यानी भौतिक स्वरूप का अध्ययन जो है वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। यानी भौतिक भूगोल जो है वो भूविज्ञान से जुड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान यानी आज बारिश आएगी कि नहीं आएगी, होगी कि नहीं होगी। आपके फोन में भी मैसेज आता होगा आज शाम को इतने इतने जिलों में बारिश होने की संभावना है। तो ऐसी वो चीजें हैं, वो भी आपकी भौतिक भूगोल से संबंधित है। इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती है। उसके बाद में आता है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल भौतिक और पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। देखो, मानव भूगोल जो क्या है, एक तो भौतिक पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। जैसे मान लो ये आपका भौतिक पर्यावरण है, इस भौतिक पर्यावरण के अंदर कौन रहते हैं? भाई पर्यावरण में अपन लोग ही रहते हैं, मानव ही तो रहते हैं। ये लो मानव। अब इस मानव का पर्यावरण के साथ में जितना भी अंतर संबंध है, अपन पर्यावरण के साथ में जितनी भी अंतर क्रियाएं करते हैं या जो क्रियाकलाप करते हैं, उन समस्त क्रियाओं का जो संबंध है वो किससे है? मानव भूगोल से। जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। मानव भूगोल क्या कराता है? मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करवाता है। यानी मानव भूगोल जो है वो मनुष्य और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, वो किस तरीके से पर्यावरण के बीच में एक्टिविटी करता है, कौन कौन सी चीजें
चीजों के ऊपर, मनुष्य पर्यावरण के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना, इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। भूगोल की इस शाखा यानी मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यानी भूगोल की ये जो शाखा है कौन सी, मानव भूगोल की, इसका अध्ययन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। और इसके पीछे रीजन क्या है कि एक आदमी है जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक, यानी चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक पुस्तक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी प्रजाति की उत्पत्ति के प्रकाशन के समय हुआ और लोगों की इस विषय में जिज्ञासा बढ़ी। थोड़ा सा मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो कक्षा 12 की इतिहास विषय के अंदर आपने पहला पार्ट देखा होगा, प्रारंभिक समाज या समय की शुरुआत से। तो उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक के अंदर सबसे पहले ये कहा था कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो किसी न किसी प्रकार के जानवरों से हुई है, और ये पुस्तक अपने को मनुष्य के क्रमिक विकास की जानकारी देती है। इस पुस्तक से मनुष्य के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है, क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। क्रमिक विकास का मतलब है कि पहले ये छोटा जानवर था, उसके बाद में बड़ा जानवर बना, फिर वानर बना, फिर वानर से और भी वानर के कई रूप निकले, और कई वानरों के बाद में आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके की जो जानकारी है वो अपने को इस पुस्तक के माध्यम से मिलती है, ठीक है। तो मानव भूगोल की जो सबसे पहली अगर बात करें अध्ययन की तो 19वीं सदी, और उसकी बात करें भौतिक भूगोल या भूगोल की बात करें तो 18वीं सदी। अब भूगोल की कुछ परिभाषाएं आपको याद करनी है जो आपकी किताब के अंदर दी हुई है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कौन कह रहा है? हेड्रिक रेडजेल कह रहा है। हेड्रिक रेडजेल क्या कह रहा है कि ये मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। मान लो ये क्या है? भूगोल है। इस भूगोल के अंदर कौन रह रहा है? मानव समाज। और मानव समाज किसके पास में रह रहा है या किसके ऊपर रह रहा है? धरातल के ऊपर। अब इनके बीच में जो अध्ययन है या इसके बीच में जो संबंध है उन संबंधों का कैसा अध्ययन? संश्लेषित अध्ययन ही क्या है? मानव भूगोल है। यानी इस परिभाषा के अंदर संश्लेषण के ऊपर जोर दिया गया है। आपको सिर्फ दो ही शब्द याद रखने हैं, एक तो रखना है मानव समाज और दूसरा रखना है धरातल। यानी मानव समाज और धरातल के बीच का जो अध्ययन है वो कौन कर रहा है? मानव भूगोल कर रहा है। और ऐसी बात कौन कह रहा है? रेडजेल कह रहा है। उसके बाद में है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलएनसी सैंपुल कह रही है। एलएनसी सैंपुल क्या कह रहे हैं कि मानव भूगोल यानी ये जो मानव भूगोल है वो कैसा है? इसमें अस्थिर पृथ्वी है, यानी पृथ्वी बाहर बाहर घूम रही है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, और इसके ऊपर जो मनुष्य निवास कर रहा है वो क्रियाशील है, सारे दिन कोई ना कोई काम ही काम कर रहा है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव यानी दोनों भी क्या है? क्रियाशील है। पृथ्वी भी एक जगह बैठी है नहीं और मनुष्य भी एक जगह बैठा है नहीं। ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठा बढ़िया यूं जर्दा खा रहा है, ऐसा नहीं। मनुष्य जो है क्रियाशील है, किसी न किसी काम में लगा हुआ है या वो कार्य कर रहा है या किसी न किसी प्रकार की क्रियाएं कर रहा है। इसका मतलब कैसे संबंध हो गए? परिवर्तनशील संबंध हो गए। तो इन दोनों के बीच के जो परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है वो कौन कर रहा है? मानव भूगोल कर रहा है। ऐसी बात कौन कह रहा है? एलएनसी सैंपुल कह रहा है। आगे देखो, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना पॉल विडाल डीला ब्लास साहब क्या कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना जो है वो क्या है? मानव भूगोल। ये तीनों की तीनों परिभाषा आप अपनी कॉपी के अंदर 2 से 3 बार लिखना, आपको आराम से अच्छे से बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। पहली जो है वो है रेडजेल की। रेडजेल क्या कह रहा है? ये जो मानव भूगोल है वो क्या है? मानव समाज और धरातल। मान लो ये मानव समाज है, ये धरातल है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। उसके बाद में एलएनसी सैंपुल क्या कह रहा है कि ये जो मानव भूगोल है वो क्रियाशील पृथ्वी या सॉरी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, और इन दोनों के बीच में संबंध कैसे हैं? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील, ये परिवर्तन जो शील संबंध है, इन संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंदर किया जा रहा है। ऐसी बात कौन कह रहा है? एलएनसी सैंपुल कह रहा है। और उसके आपके बाद में पॉल विडाल डी ब्लास भी ये कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और उस पर रहने वाले जो मानव है, मानव जीव है, उसके संबंधों का संश्लेषित जो अध्ययन है उनका अध्ययन मानव भूगोल करता है। तो इस तरीके से आपको ये 3 परिभाषा है ये याद रखनी होगी। आप के इससे संबंधित अगर प्रश्न आया कि मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए तो आपको इसमें से कोई 2 तो याद रखनी ही पड़ेगी। जो आपको सिंपल रखे लगे वो 2 आप इसमें से अच्छे से याद कर लेना।
आगे है मानव भूगोल की प्रकृति यह है कि दोनों सक्रिय मानव और अस्थिर पृथ्वी सतह की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करना, जहां भौतिक वातावरण में मानव के लिए अवसरों की संभावनाएं प्रदान करने के साथ कई सीमाएं हैं, और इसके जवाब में मानव प्रकृति वातावरण को संशोधित करता है और उस वातावरण में समायोजित हो जाता है। यानी इस प्रकृति के साथ में, या मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की बनावट। तो यहाँ आगे अपन देखें, इस लाइनों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपन नीचे ये जो चार्ट देखेंगे इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। मानव भूगोल की प्रकृति, जैसे कि पाठ का नाम है, तो मानव भूगोल की प्रकृति से तात्पर्य क्या हो गया, यानी मानव भूगोल है उसकी बनावट किस तरीके से है। ठीक है, तो इसकी दो तरीके से बनावट, एक तो है मानव का प्राकृतिकरण, दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। इन दोनों शब्दों को बढ़िया अच्छे से आपको क्लियर करना है, क्योंकि बोर्ड में आपके प्रश्न इसी से बनेगा। एक है मानव का प्राकृतिकरण, दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। अब मानव का जो प्रकृतिकरण है इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद भी कहा जाता है। उसके बाद में प्रकृति का मानवीकरण, इसको संभववाद भी कहा जाता है। दोनों क्लियर, मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद, या फिर नीचे अगर बात करें प्रकृति के मानवीकरण को तो इसको संभववाद भी कह सकते हैं। अब एक एक पॉइंट को बढ़िया अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मानव का प्राकृतिकरण। ओके, पानी पी लीजिएगा आप भी, क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी है। मानव के प्राकृतिकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढालने से है। मानव के प्राकृतिकरण से क्या तात्पर्य है कि मानव जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको साइड में लेके आपको समझा देता हूं। मान लो ये यहां से कोई नदी बह रही है, ठीक है, और इस नदी के अंदर पानी है, और आपको पता है पुराने जमाने में या अभी के जमाने में जो लोग हैं नदी के पास में अपना घर बनाते थे। तो अपन मान लो कि ये लोग नदी के पास में अपना घर बना रहे हैं और बना भी लिया, चलो दे हवा महल अपने के बन के तैयार है। अब अचानक क्या हुआ, इस नदी ने इस जगह आना शुरू कर दिया, बंद कर दिया। यानी इस नदी ने क्या किया, यहाँ से बंद कर दिया अपना मार्ग, और ये जो नदी है इस तरीके से इधर से बहने लग गई। तो यहाँ वाले लोग बेचारे क्या करेंगे, प्यासे थोड़ी ना मरेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से अपनी ढाणियों के जितने भी बोरिया बिस्तर तप्पड़ थे वो सारे उठाए और गप यहाँ आके बैठ गए, यहाँ घर बना दिया। यानी जहां नदी गई उसके पीछे पीछे यहाँ जाकर के इन्होंने अपने घर बना दिए। तो क्या लाइन क्या है कि इसमें मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। यानी जो मानव का प्रकृतिकरण है वो ये कह रहा है कि इसमें मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया, जैसे प्रकृति कर रही है वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो इसमें सर्वे सर्वा प्रकृति है। लेकिन आज के जमाने में क्या है, अगर यहाँ लोग ने बढ़िया अच्छे घर बना रखे हैं और नदी यहाँ चली गई तो कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या करेंगे यहाँ से नहर निकाल लेंगे, ये लो, अपन उसके पीछे गए ही नहीं। तो ये उल्टा हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा। तो यहाँ आपको समझना है कि मनुष्य ने क्या किया, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। वो चीजें किस में चली जाएगी, मानव के प्राकृतिकरण के अंदर। आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही स्वयं को ढाल लिया था, क्योंकि उस समय मानव प्रकृति को भली भांति नहीं समझता था। ध्यान रखना, आदि मानव जो था वो इस उदाहरण के अंदर शामिल होगा, प्रकृति के मानवीकरण के अंदर। उनको जैसे प्रकृति ने आदेश दिए तो वो उसके अनुसार ढल गए। अब आज अपने को भाई बारिश आती थी, ऐसा थोड़ी ना आप गुफा में जाके रहोगे। तो वो उस समय आदि मानव जो था वो प्रकृति के अंदर रहता था, और जैसे जैसे प्रकृति करती थी वो उसके अकॉर्डिंग प्रकृति के अनुसार चला जाता था। प्रकृति में वो किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करता था, जिसे पर्यावरणीय नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। और प्रकृति का, मनुष्य का प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित करना, अर्थात प्रकृति के अनुसार चलना, जैसे कि आदि मानव प्रकृति की सुनता था। देखो, मानव के प्राकृतिकरण की अपन बात कर रहे हैं, और इसके अंदर आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है, इसके अंदर चीजें ये ध्यान रखनी है कि इसमें मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। और यहाँ प्रौद्योगिकी की बात करें, यानी दिमाग की बात करें, तो यहाँ आदि मानव के पास में किसी भी प्रकार का प्रौद्योगिकी स्तर नहीं था, और उन्होंने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया।
जैसे जैसे प्रकृति बातें करती थी, यानी जैसे जैसे प्रकृति में घटनाएं घटित होती थी, वो उसके अनुसार काम करते थे। और इसे पर्यावरणीय नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद का मतलब है कि भाई पर्यावरण में जो कुछ है वो निश्चित है और आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। उसके बाद में मनुष्य का प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित हो गया था, प्रकृति के अनुसार चलने लग गया था। जैसे कि आदि मानव जो है वो प्रकृति की सुनता था, और उसके बाद में प्रकृति की प्रचंडता से आदि मानव डरता था। यानी इसमें मनुष्य जो है वो प्रकृति के अनुसार है और प्रकृति कोई प्रचंड कर रही है तो उससे उसको डर लगता था। और यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती थी, और यहाँ प्रौद्योगिकी स्तर बहुत ही निम्न था। और मानव के सामाजिक विकास की बात करें तो आदिमकालीन थी। आदिमकालीन का मतलब है कि विकास की अवस्था की बात करें तो बहुत ही निम्न थी। आदिमकालीन अवस्था का मतलब है बहुत जीरो लेवल की थी। यहाँ मैं इस तरीके से अगर डायग्राम बना दूं कि ये जो है वो प्रकृति है, ठीक है, इस प्रकृति के अंदर मानव रह रहा है, निवास कर रहा है, ठीक है। और इस मानव ने प्रकृति को सुना, प्रकृति की पूजा की, और एक कुल मिला के इस तरीके से कहा जा सकता है कि यहाँ जो मानव है वो प्रकृति से डर रहा है, तो वो डर करके गुफा में चला जाता है। मान लो ये यहाँ पे गुफा है और डर करके इस गुफा में चला गया। अब बाहर किसी भी प्रकार की गतिविधि हो रही है, चाहे हवा चल रही है जोर जोर से तो भी आदि मानव डर रहा है, या जोरदार से बिजली कड़कती है तो भी आदि मानव अंदर डर रहा है। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि इसमें जो आदमी था वो प्रकृति से डरता था, और इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया, प्रकृति का मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण। बस ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति का मानवीकरण। अब यहां उल्टा हो जाएगा, उसमें मानव प्रकृति की सुनता था, इसमें प्रकृति जो है वो मानव की सुनेगी, ठीक है। तो एक आपने वो कहावत सुनी होगी, 100 सुनार की तो एक लोहार की, वो वाली बात होती है। तो प्रकृति का मानवीकरण, देखो प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या का अर्थ है उसमें मनुष्य प्रकृति से डरता था या उस पर निर्भर नहीं रहता था। यानी इसमें क्या सिस्टम है कि मनुष्य इसमें ना तो प्रकृति से डरता है और ना ही उसके ऊपर निर्भर रहता है। जैसे कि आज अपन बात करें, बिजली कड़कती है तो आज आप डरते थोड़ी ना, घर में आराम से बैठे बैठे फोन चला रहे हो या इंस्टाग्राम पे रीलें देख रहे हो। तो आज का मनुष्य जो है वो बिल्कुल प्रकृति से नहीं डरता है, लेकिन पहले डरता था। बल्कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है और उसमें अपने इच्छा अनुसार बदलाव कर सकता है। इसके अंतर्गत संभववाद विचारधारा या फिर नव निश्चयवाद विचारधारा आती है। जैसे कि गर्मी लगने पर हम पंखा चला लेते हैं, और उस प्रकार के और भी कई उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे कि गर्मी लगती है तो आप प्रकृति के साथ में, ऐसा थोड़ी ना है कि आप प्रकृति के अनुसार जंगल में जाके रहोगे, नहीं, आप एसी चालू कर लोगे या कूलर चला लोगे। तो आज आपने प्रकृति के साथ में कई तरीके के बदलाव कर लिए। मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिए। यानी इसमें क्या है कि मानव ने क्या कर लिया, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात प्रकृति पर सुविधा अनुसार नियंत्रण है। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों के द्वारा मानव संभावनाओं को जन्म देता है। और यहाँ प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी विकास का स्तर बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें कि डीएनए और आनुवंशिकता की समझ से अनेक बीमारियों पर विजय। अब आज के जमाने में जितनी भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों का अपन ने इलाज ढूंढ लिया है, तो ये दिमाग की वजह से ही तो हुआ है, ठीक है भाई। प्रकृति से कोई भी बीमारी अपने को हुई है और उस प्रकृति से हुई बीमारी का अपने पास में इलाज है, इसका मतलब ये है कि अपन ने प्रकृति के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आज मानव का प्रकार प्रकृतिकरण नहीं है, प्रकृति का मानवीकरण है। उसके बाद में नियंत्रण के नियम, जैसे कि तीव्र गति से वाहनों का विकास, ठीक है, अग्नि की खोज, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण पर नियंत्रण, ठीक है, प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रकृति पर मानव की छाप, अर्थात धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो रहा है, मानवीकरण हो रहा है। आज जैसे जैसे मनुष्य चाहे प्रकृति के अंदर बदलाव कर सकता है। तो ये दो प्रमुख, इस तरीके से कहें कि मानव के प्रकृति की दो मतलब सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो मानव का प्राकृतिकरण था और दूसरा प्रकृति का मानवीकरण था, जो बिल्कुल आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद में है मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराओं से हमारा अभिप्राय अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नजरिए से है। साधारण शब्दों में कहें तो आज तक मानव भूगोल के अनेक वैज्ञानिक हुए हैं और उन सब वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार मानव भूगोल और पृथ्वी के संबंधों को देखा है उन्हीं से भौगोलिक विचारधाराएं बनी हैं। तो इसमें सबसे पहले बात की गई कि विचारधारा है क्या। विचारधारा का मतलब है
कि जितने भी मानव भूगोल के ये जो भूगोल व्यथा हुए हैं, इन्होंने मानव भूगोल को किस दृष्टि से देखा है, या उनके हिसाब से मानव भूगोल आखिर है क्या, वही चीज क्या है, मानव भूगोल की विचारधारा। और अपन इसके अंदर देखेंगे आपकी इस पुस्तक में मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं, ठीक है, जिसमें नियतिवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। सबसे पहले बात करें पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर आपने तो यहाँ नियतिवाद लिखा है, नियतिवाद को ही आपके पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है, ठीक है। चलो, प्रतिपादक, सबसे पहले प्रतिपादक की बात करेंगे, यानी इस विचारधारा को दिया किसने है, तो इसको दिया है फ्रेडरिक रेटजेल। और फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा है कि प्रकृति श्रेष्ठ है और मनुष्य प्रकृति का दास है। फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या कहा है कि प्रकृति बिल्कुल श्रेष्ठ है और इसमें प्रकृति में मनुष्य बिल्कुल दास की तरह काम कर रहा है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंदर। समर्थक की बात करें तो एलएनसी सैंपल, हम्बोल्ट और कार्ल रीटर है। यानी ये समर्थक ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हाँ, रेटजेल ने जो बात कही है, रेटजेल की बात से हम समर्थित हैं और कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देखो, निश्चयवाद की इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है, यानी पूरा सब पूरा पर्यावरण के कंट्रोल में है। और निश्चयवादी सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं। यानी निश्चयवादी जो है वो क्या करें, मानव बिल्कुल निष्क्रिय कारक है, यानी बिना काम का, जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। और इस विचारधारा को मानने वाले मानव के आचरण, निर्णय क्षमता, कार्यकुशलता तथा जीवन पद्धति आदि को भी पर्यावरण के भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित मानते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इसमें मानव के जितने भी क्रियाकलाप है वो पूरे भौतिक पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी प्रभावित होते हैं। यानी बेचारा इसमें मानव बहुत दुखी है। निश्चयवादी विचारधाराओं के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण सर्व प्रमुख है। यानी निश्चयवादी ये कहते हैं कि इसमें प्राकृतिक पर्यावरण है वो सबसे सर्वप्रमुख है, यानी राजा है, जो मानव के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। और इसे पर्यावरणीय नियतिवाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। आप इसको 1 से 2 बार बढ़िया कॉपी के अंदर लिखोगे या इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें सेट हो जाएगी। एक तो प्रतिपादक याद रखना है, समर्थक याद रखना है, और दूसरी इसके अंदर 3 से 4 पॉइंट ये याद रखना है कि इसके अंदर आखिर है क्या। उसके बाद में बात करें संभववाद की, तो संभववाद की ये जो परिभाषा है या जो आपकी विचारधारा है, इसको प्रतिपादक करने वाले व्यक्ति का नाम है पॉल विडार डी ला ब्लास। और डी ला ब्लास क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के अंदर संभावनाएं विद्यमान है। ऊपर वाली विचारधारा के अंदर किसी प्रकार की कोई संभावनाएं नहीं थी, उसके अंदर पर्यावरणीय निश्चयवाद था कि पर्यावरण के अंदर जो चीजें निश्चित है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन डी ला ब्लास साहब ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप बदलाव कर सकते हो, यानी बदलाव इसमें संभव है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आगे आ जाएंगे, समर्थकों के अंदर बात करें तो फेब्रे, अल्बर्ट डिमंजिया और कार्ल सॉवर, ये इसके प्रमुख समर्थक हैं। संभववाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। यानी ये क्या कह रहा है कि संभववाद की जो विचारधारा है इसके अनुसार मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का अपने लाभ के लिए इच्छा अनुसार उपयोग भी कर सकता है। संभववादी सामान्यतः प्रकृति की तुलना में मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और उसे सक्रिय कारक के रूप में समझते हैं। तो ध्यान रखना, निष्क्रिय कारक मनुष्य को कौन से विचारधारा वाले लोग समझते हैं, नियतिवाद वाली विचारधारा वाले जो लोग हैं वो मनुष्य को निष्क्रिय कारक मानते हैं और उसमें सर्वे सर्वा जो है वो आपकी प्रकृति है। लेकिन इसका उल्टा संभववादी ये कहते हैं कि मनुष्य इसके अंदर महत्वपूर्ण स्थान है, यानी मनुष्य का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है और उसे सक्रिय कारक माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार निश्चयवादी का यह सिद्धांत मनुष्य प्रकृति का दास है अस्वीकृत कर दिया गया। और इसमें यह बात कही गई कि जो मनुष्य प्रकृति का दास जो पर्यावरणीय निश्चयवाद ने बताया था वो बात बिल्कुल गलत है, इसमें मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। संभववादी विचारधारा के अनुसार इस बात पर बल दिया गया कि मनुष्य प्रकृति के तत्वों को अपने लाभ के लिए चुनने के लिए स्वतंत्र है और इस दृष्टि से मनुष्य उसे भौतिक पर्यावरण की अपेक्षा महत्वपूर्ण स्थान देता है। ध्यान रखना, इसके अंदर जो है वो बिल्कुल उस विचारधारा, ऊपर वाली विचारधारा का उल्टा है, यानी इसमें आप स्वतंत्र हैं, जो भी संभावनाएं, जो भी आप इसमें बदलाव करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान समय के अंदर भाई पानी की कमी है तो अपन ऐसा थोड़ी नदी के पास में जाके रहेंगे, नहर बना करके पानी की सुविधा अपन ने अपनी तरफ कर ली। दूसरी बात यह है कि कहीं आपको गर्मी लग रही है तो आपने कूलर बना लिया,
पंखा बना लिया, एसी लगवा ली, तो आपने प्रकृति के साथ में संभावनाएं बनाई ना। प्रकृति के साथ में आपने खोज करके आपने प्रौद्योगिकी दी, यानी दिमाग लगा करके उसके अंदर बदलाव कर लिया, आप स्वतंत्र हैं इस तरीके से। उसके बाद में जो आती है वो है आपकी निश्चयवादी अथवा रुको जाओ निश्चयवाद। इसके अंदर बात करें तो देखो, नव निश्चयवाद की विचारधारा निश्चयवादी और संभववाद के बीच की विचारधारा है, यानी ये आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये आपका संभववाद, इन दोनों के बीच की जो विचारधारा है उसका क्या नाम है? नव निश्चयवाद, रुको जाओ निश्चयवाद। गिरफिट टेलर ने इस विचारधारा को प्रतिपादित किया था और इसी विचारधारा को रुको जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी है। यानी इस विचारधारा ने यह कहा है कि ये सारे आप लोग कह रहे हो कि दास, स्वामी, राजान, फाजान, ये कुछ भी नहीं है। यह विचारधारा इन सभी का खंडन करती है, कह रही है कि न तो प्रकृति का मनुष्य दास है और न ही वो प्रकृति का स्वामी है। मानव कार्य की करने की क्षमता असीमित है, प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसने कहा है कि आपके अंदर न तो कोई राजा है न कोई स्वामी है, आप प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके आप प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। कि प्रकृति जैसे कह रही है या प्रकृति के अंदर आपको लगता है कि इस तरीके का अगर हमें बदलाव करना है तो प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा और प्राकृतिक नियमों का पालन करके आप प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात संभव, ये आपकी नव निश्चयवाद विचारधारा कह रही है कि पर्यावरण को हानि किए बिना संभावनाओं को उत्पन्न करना। ये विचारधारा इस बात पे जोर देती है कि आप पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएं, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना आपको क्या करना, विकास करना है या संभावनाओं को उत्पन्न करना है। मानव को प्रकृति का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं को नहीं तोड़ना चाहिए, अतः प्रकृति नियंत्रण को कम किया जाना चाहिए। यानी आपने प्रकृति के ऊपर जो नियंत्रण किया है उसको कम करना चाहिए, लेकिन उसके प्रभावों को अनदेखा भी नहीं किया जाना चाहिए। प्राकृतिक व्यवस्था को समझकर कोई निर्णय लेना चाहिए, यही इस विचारधारा का मूल मंत्र है। इसने कहा कि आप प्रकृति के साथ में विकास कीजिए, लेकिन वो विकास की अति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि आज अपन कोई विकास कर रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ एक जगह है, इस जगह अपने को एक शहर का निर्माण करना है, लेकिन यहाँ पे जंगल है तो काटने पड़ेंगे, आपने इनको काट दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपने काट के इनको छोड़ दिया, आप यहाँ पे जितने जंगलों की कटाई कर रहे हैं उससे अधिक जंगलों को कहीं दूसरी जगह या दूसरे स्थान पर उनको लगाएं। तो इस विचारधारा का मूल मंत्र यही है कि आप प्रकृति के साथ में नियंत्रण स्थापित कीजिए, लेकिन उसके प्रभावों को अनदेखा नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपने यहां से 100 पेड़ काट दिए तो 100 पेड़ों का कितना नुकसान हुआ, तो वापस आपको उनकी भरपाई भी करनी चाहिए। इस बात पे जोर देने वाली जो विचारधारा है वो आपकी है नव निश्चयवाद की विचारधारा। रुको और जाओ नव निश्चयवाद, रुको और जाओ नव निश्चयवाद के मुताबिक पर्यावरण को नुकसान किए बिना समस्याओं को सुलझाना चाहिए। इसके अलावा विकास की संभावनाओं को तलाशने पर जोर देना चाहिए, जैसे कि सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास जो है वो आपके इसके अंतर्गत आएगा। आगे मैंने कुछ 2-3 बिंदु लिखे हैं, जैसे कि कृषि। पहले अपन कृषि के अंदर रासायनिक खाद उपयोग करते थे, जिसकी वजह से कृषि में लवणता की मात्रा बढ़ गई, तो अपन ने बीच का मार्ग क्या निकाला, जैविक खाद। तो ये क्या हो गया, नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद विचारधारा क्या है भाई, पर्यावरणीय निश्चयवाद और आपके जो संभववाद है उसके बीच का मार्ग है। तो इस तरीके से जैविक खाद का अपन ने उपयोग शुरू किया, ये एक प्रकार से क्या हो गया, निश्चयवाद हो गया। उसके बाद में भोजन, पहले भोजन की लोग बहुत बर्बादी करते थे, यानी भाई आदि मानव की बात करें तो वो मांस मछली खाते थे, तो उनको खाना तो एक जानवर था, एक जानवर से पेट भर जाता था, लेकिन पकड़ के 4-5 लेके आते थे तो वो कई दिन तक पड़ा रहता था, सड़ जाता था, गल जाता था, तो उससे भी नुकसान था, यानी बर्बादी। तो आज अपन क्या कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार भोजन की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, निश्चयवादी हो गया, यानी दोनों के बीच का मध्य मार्ग है। पहले अपन सामान जो है वो पॉलीथीन में लाते थे, लेकिन वर्तमान में सरकार ने क्या लागू किया, या तो कपड़े की थैली लाओ या जूट की थैली लेके आओ। इस तरीके से ये क्या हो गया, मध्य मार्ग हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद में आगे बात करें, जैसे कि बोतल पहले प्लास्टिक की होती थी, आज स्टील और तांबे की अपन ने यूज करनी शुरू कर दी, तो ये भी एक प्रकार का मध्य मार्ग है। यानी स्टील और तांबे का क्या किया जा सकता है, वापस उपयोग किया जा सकता है, पुनः उपयोग किया जा सकता है। थोड़ी महंगी होगी तो अपन फेंकेंगे नहीं, प्लास्टिक वाली डप दड़ी फेंक देते हैं पानी पी के बोतल की, और वो बोतल सीधी बाहर सड़क पे। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लग गया। अब आगे बात करें मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत अंतर्विषयक है, अत्यधिक अंतर्विषयक है, यानी इसमें बहुत सारे विषय शामिल है। और मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है।
और ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्र का विकास होता है, और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ सारणी जो आपकी किताब में दी हुई है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र की, उसकी बात करें तो देखो, सामाजिक भूगोल में उपक्षेत्र की बात करें तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। और इसके सहयोगी विषयों की बात करें तो सामाजिक विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान हो गया, कल्याण अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, महामारी विज्ञान, यानी कोई भी बीमारी जैसे कोविड-19 मान लो, तो कोविड-19 किसके अंतर्गत आएगा? चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से आपको इन्हें याद तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नगरीय भूगोल, इसका कोई उपक्षेत्र नहीं है। उसके बाद में राजनीतिक भूगोल, जिसके अंदर निर्वासन भूगोल और सैन्य भूगोल है। जनसंख्या भूगोल, इसका उपक्षेत्र नहीं है। आवास भूगोल, इसका उपक्षेत्र नहीं है। उसके बाद में आर्थिक भूगोल के अंदर संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, यानी आर्थिक भूगोल में वो सारी आर्थिक गतिविधियां आती है। और राजनीतिक भूगोल में निर्वासन हो गया और सैन्य भूगोल हो गया। इस तरीके से आप इन विषयों को भी आप एक बार लिख लेना और इनको याद कर लेना। नेक्स्ट, आपकी पुस्तक के अंदर दो विचारधाराएं और दी हुई है। एक तो दी हुई है कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा। देखो, हालांकि ये मुख्य विचारधारा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी किताब में दी हुई है तो अपन इसके ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित होते हैं। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। इसमें यानी मानवतावादी और कल्याणप्रक से संबंधित बातें होती है जो इसके अंतर्गत शामिल होगी। उसके बाद में आमूलवादी रेडिकल विचारधारा, इसके अंदर निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से है। उसके बाद में है व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानवीय जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दीर्घकाल बोध पर ज्यादा जोर दिया है। तो ये व्यवहारवादी विचारधारा एक व्यवहार से संबंधित होगी, जिसके अंदर जाति, प्रजाति, धर्म से संबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। यानी इस पार्ट के अंदर वो सारे तथ्य शामिल किए हैं जो बोर्ड एग्जाम के अंदर उपयोगी है। अब एक बार आप चाहें तो आप अपनी किताब का पार्ट पढ़ सकते हैं और उसके बाद में इन नोट्स को देख सकते हैं। और अब आगे अपन आपके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनकी बातचीत करते हैं। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ये तो करता है। मानव और पर्यावरण के बीच में ये भी करता है। द्वैतवाद पर आश्रित ये भी करता है। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, बिल्कुल प्रासंगिक है, नहीं करता है। इसका मतलब इसमें आपका ये जो राइट ऑप्शन है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल सूचना का स्रोत नहीं है? देखो, यात्रियों के विवरण से हमारे को भूगोल की जानकारी मिलती है, प्राचीन मानचित्र से जानकारी मिलती है, प्राचीन महाकाव्य जैसे कि अपन मान लें रामायण और महाभारत, इनसे भी अपने को एक भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ जो है इनसे जानकारी नहीं मिलती है। और इनसे जो जानकारी मिलती है वो केवल और केवल चंद्रमा के बारे में मिलती है। चंद्रमा का जो है भूगोल उसके बारे में जानकारी मिलेगी, अपने पृथ्वी का जो भूगोल है उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए ये स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? टेक्नोलॉजी। और निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति ये उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता है, स्थानिक संगठन है, अन्वेषण और वर्णन है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। अब देखो, जैसे कि ये पहला प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इनको बढ़िया अच्छे से आपको समझना है। क्या प्रश्न है? मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आपके पास में दो ऑप्शन है। या तो आप सबसे पहले मानव भूगोल का अर्थ लिखें कि मानव भूगोल क्या है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप इसके अंदर पहले अर्थ लिखने के बाद में आप क्या कीजिए, परिभाषा लिखिए। अगर आप मानव भूगोल का अर्थ नहीं लिखते हैं तो कम से कम आपको दो परिभाषाएं लिखनी चाहिए। देखो, जितना बढ़िया अच्छी तरीके से आप उत्तर लिखेंगे आपके नंबर उतने ही अच्छे आएंगे। लिख के सब लोग आएंगे। आप 12वीं कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी लिख करके आएंगे और बहुत सारे विद्यार्थी केवल और केवल एक परिभाषा लिख के आएंगे।
लेकिन आपको कुछ हट के काम करना है। सारे लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं आपको उस रास्ते पे नहीं जाना है, आपको एक अलग से बढ़िया रास्ता सुनना है। या तो आप क्या कीजिए, पहले मानव भूगोल का अर्थ लिखिए और फिर मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। मानव भूगोल की परिभाषा, पहले अर्थ लिखें फिर परिभाषा लिखें, या अगर परिभाषा लिख रहे हैं तो कम से कम 2 परिभाषाएं लिखनी चाहिए, जैसे कि आपके इसके अंदर दिख रही है। उसके बाद में है मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। अब इसने पर्टिकुलर कोई ऐसा क्षेत्र दिया नहीं है कि भाई सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र लिखिए, तो आप इसके अंदर के कम से कम 5 से 6 जो भूगोल के उप क्षेत्र है उनको लिख लीजिए कि मानव भूगोल के महत्वपूर्ण उप क्षेत्र निम्नलिखित है, जैसे व्यवहारवादी, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, कल्याणपरक, लिंग भूगोल, शिक्षा भूगोल, जो आपको याद हो वो आराम से इसमें लिख लीजिएगा। अगर पर्टिकुलर दिया जाता है कि सामाजिक भूगोल के क्षेत्र उप क्षेत्र लिखिए, तो आपको पहले सामाजिक भूगोल लिखना है, उसके बाद में सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया आपने सामाजिक भूगोल, और इसके उप क्षेत्र के अंदर जितने भी उप क्षेत्र है वो सारे के सारे आप यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत मतलब अत्यधिक अंतर विषयक है, यानी बहुत सारे इसमें विषय शामिल है। मानव भूगोल के अंतर्गत प्रकृति वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को महत्व देता है, ठीक है, क्योंकि मानवीय समाजों का एक महत्वपूर्ण इकाई है या कारक है, और मानव भूगोल उन सभी सामाजिक विज्ञानों के स्वतः संबंध को स्थापित हो जाता है जो अपने आप अध्ययनों में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रदान करता है। यानी इसमें आपको थोड़ी बहुत मानव भूगोल के बारे में लिखते हुए मानव किस तरीके से मतलब समाजों से संबंधित है वो सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न 150 शब्दों में उत्तर देना है। सबसे पहला है मानव के प्रकृतिकरण, और इसमें सारी वो चीजें डालनी है मानव के प्रकृतिकरण से संबंधित जितनी भी चीजें आपने देखी है, जितनी भी चीजें आपने याद की है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखवाई है वही लिखो, लेकिन आपको वो चीजें लिखनी है जो आपके माइंड में अच्छे से सेट है और मानव के प्रकृतिकरण से संबंधित है, और चीजें हमेशा बिंदु बना करके लिखनी है। जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, आप इसको होल्ड करके या पुश करके इसको रोकिए और आराम से इसको देख करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस अवस्था में मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्ण दास के रूप में कार्य करता है, वो सारी चीजें इसमें आप देख लीजिए। उसके बाद में मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए। इसके क्षेत्र पर, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर, यानी अपने को इसके अंदर एक मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र डालना पड़ेगा। और पहले देखिए कि मानव भूगोल की प्रकृति का उद्देश्य पृथ्वी पर विभिन्नताओं के बीच रहने वाले मानव जीवन को समझना है। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का मानवीय जीवन और उसकी क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी थोड़ा बहुत पहले आप मानव भूगोल के बारे में लिख लीजिए, फिर उसका जो विशेष क्षेत्र है उसके बारे में दे दीजिए जानकारी। उसके बाद में कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मानव समूहों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से जीविकोपार्जन करने के क्रियाकलापों से लेकर उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए सभी प्रयास का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जो दृश्य मानवीय क्रियाकलापों द्वारा निर्मित है उन सभी को मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। और उदाहरण के लिए देखें कि मानव भूगोल का एक क्षेत्र जिसमें अपन इसमें सामाजिक भूगोल की ये सारणी है वो बना करके डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर देने हैं, और कल जो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तब इनके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। कि पहला प्रश्न है निश्चयवाद या नियतिवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है। आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन के आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर सी है या बी है, इस तरीके से। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, रुको और जाओ निश्चयवाद निम्न में से किस विचारधारा को कहा जाता है, यानी रुको और जाओ विचारधारा है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है। उसके बाद में तीसरा, आदि मानव समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच की अनोन्य क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। इन ऑप्शन में से जो आपको सही लगे वो मुझे कमेंट करके बताना है। चौथा प्रश्न है, प्रौद्योगिकी के कारण प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और इसे निम्न में से किस विचारधारा से जोड़ा जाता है, यहाँ पे भी कमेंट करके बताना है कि कौन सी चीज है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक विख्यात पुस्तक लिखने वाले भूगोलवेत्ता का क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में बताना है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ 1, 2, 3 और 4 में से कौन है भूगोल के जनक कहलाते हैं, यानी इनमें से भूगोल के जनक कौन है उसका नाम लिखना है। और भूगोल शब्द सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता ने दिया वो भी आपको कमेंट के सेक्शन करके यानी कमेंट के अंदर बताना है। जैसे कि 8वें का कोई भी ऑप्शन है तो आप 8 लिख के उसके आगे जो भी ऑप्शन है जैसे ए बी जो भी है उस तरीके से लिख के इसे कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद में देखें इस पाठ से संबंधित मानचित्र कार्य, तो यहाँ आपको पता होगा इसमें 2 चीजों का मुख्य रूप से उल्लेख हुआ, एक तो यूनान का हुआ है, ठीक है, और आपको एक जर्मनी का हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका जर्मनी है और जर्मनी के जस्ट पास में यहां पे आपके यूनान का स्थान स्थित है,
ठीक है, तो 2 तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लक्ष्मण ये जो लक्ष्य क्लासेस बालोतरा है उसको आप टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम का लिंक नीचे मैं कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आराम से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपन पार्ट पढ़ेंगे आपका दूसरा पार्ट जिसका नाम होगा जनसंख्या। ठीक है, विश्व जनसंख्या, इस तरीके से आपके पार्ट का नाम है। तो मिलेंगे दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।